ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है जी अमेरिकन लिटरेचर। और इसमें हम अमेरिकन लिटरेचर का एक पूरा हिस्टोरिकल एक रिव्यू करेंगे कि कहाँ से अमेरिका, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है और अब किस स्टेज पे खड़ा है। इसमें हम फिक्शन भी देखेंगे, इसमें हम पोइट्री भी देखेंगे, इसमें हम ड्रामा भी देखेंगे। और बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश की हमने एक सर्वे किया था, मेजर राइटर्स को समझा था, बैकग्राउंड को समझा था, बिल्कुल उसी तरह उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे वहाँ हमने सबसे पहले फिक्शन को कवर किया, क्योंकि फिक्शन और प्रोज का जो एरिया सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह अमेरिकन लिटरेचर में भी हम कोशिश करेंगे कि कोई पहले जो है वो प्रोज एरिया को कवर कर लें, उसके बाद जो है हम पोइट्री को करें और फिर लास्ट में ड्रामा को करें। तो जी इसकी टेबल ऑफ द कंटेंट आप देखें तो ये काफ़ी, आप देख रहे होंगे काफ़ी कुछ आपको नज़र आ रहा है। 10 पॉइंट्स मेजर हमारे सामने जिनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री हम लेते हैं कि अमेरिका जो है वो कब वजूद में आता है। तारीखी तौर पे थोड़ा सा इसका एक बना लेंगे, एक बैकग्राउंड हमारे सामने, ताकि हिस्टोरिकल एक सेट हो जाए किस कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर आना शुरू हुआ। क्योंकि लिटरेचर आपको पता है कल्चर, सोशियो पॉलिटिकल कल्चर एक ही प्रोडक्ट होता है, तो हमें सोशल पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है या उसका बैकग्राउंड है उसे जानना चाहिए। फिर अमेरिकन लिटरेचर का इंट्रोडक्शन क्या है, बेस क्या है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है। नेटिव अमेरिकन लिटरेचर हम देखेंगे कि अमेरिकन से पहले भी कोई अमेरिकन लिटरेचर था, ये जो अब के अमेरिकन हैं, और इसमें नेटिव अमेरिकन के साथ इनका क्या फर्क है। फिर कॉलोनियल लिटरेचर था, उसके बाद जो हीरा आता है कॉलोनियल टाइम, और फिर इंडिपेंडेंस आती है, इनकी पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर आ जाएगा, 19th सेंचुरी का लिटरेचर, फिर 20th सेंचुरी लिटरेचर, फिर पोएट्री और ड्रामा। सो पहला इसका जो पार्ट है वो है अ ब्रीफ व्यू ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका जो इस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं कि आखिर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बेगन where with the arrival of the Native Americans in the North America around 15,000 BC। कहा जाता है एक तारीख के मुताबिक कि यहाँ पे 15,000 साल पहले, 50,000 बीसी में, 15,000 बीसी के अंदर, सॉरी, क्राइस्ट से भी पहले 15,000 के यहाँ पे जो है वो कुछ लोग आए थे, और वो नेटिव अमेरिकन आपने कह लें। Numerous indigenous cultures formed and many saw transformations in the 16th century away from the more densely populated lifestyle and towards reorganized polities elsewhere. The arrival of the Christopher Columbus in 1492 started the European colonization of the America। और जहाँ तक मॉडर्न डे अमेरिका की बुनियाद पड़ती है, कब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे, ये 1492 में जब कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो इंडिया जाना चाहता था, इंडिया के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहा था, वो गलती से वहां पहुंच गया और उसने ये एरिया डिस्कवर किया जिसे पहले न्यू वर्ल्ड, न्यू लैंड कहा गया और बाद में अमेरिका का नाम दिया गया। अमेरिका का नाम ये कैसे पड़ा, ये भी अलग एक तारीख है, इस पर मेरी एक वीडियो भी है, इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा। मोस्ट कॉलोनीज वर फॉर्म्ड आफ्टर 1600 एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वाज द फर्स्ट नेशन हुज मोस्ट distant origin are fully recorded. By the 1760s, the 13th British colonies contained 2.5 million people and were established along the Atlantic coast east of the Appalachian Mountains। और यहाँ पे 13 कॉलोनीज जो ईस्ट साइड पे थे अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका में, इन्होंने कलेक्टिवली एक जो है वो ब्रिटिश के अंडर पहले तो ये कॉलोनीज के तौर पे, और फिर उन्होंने कलेक्टिवली एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे अपने आप को बनवाया। So after defeating France, the British government imposed a series of the taxes, including the Stamps Act of 1765, rejecting the colonist constitutional argument that the new taxes needed their approval। और वहाँ पे इनके जो कंपेटिटर्स थे वो, उसमें नेदरलैंड भी था, उसमें फ्रांस भी था, नॉर्थ के अंदर सारी उनकी भी कॉलोनीज थी कहीं कहीं पे, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटेन ने फ्रांस को स्पेशली शिकस्त दे दी, क्योंकि ये एम्पायर बिल्डिंग में फ्रांस का और ब्रिटेन का बहुत ज्यादा कंपटीशन रहा करता था, जैसे इंडिया में भी आपको पता है इस तरह का। तो इन्होंने फ्रांस को डिफीट किया
और उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ न्यू टैक्स भी मुतारिफ करवाए उन कॉलोनीज के ऊपर, जहाँ से एक रिएक्शन जो जन्म लेता है। और रेजिस्टेंस टू दोज टैक्सेस, स्पेशली द बोस्टन टी पार्टी इन 1773, लेड टू द पार्लियामेंट इशूइंग punitive laws designed to end self-government armed conflict began in Massachusetts in 1775. 1775 में हमने कुछ इस टाइम पे बिल्कुल 18th सेंचुरी के में प्रोज में हमने कहीं पढ़ा था, बड़ी स्पीचेस वगैरह एक दी थी एक बंदे ने, आप किसी को नाम याद है पार्लियामेंट में जो इनके टैक्सेशन के ऊपर, अमेरिकन टैक्सेशन के ऊपर उसने बड़ी स्पीचेस दी थी, आपको याद है वो पार्लियामेंटेरियन ब्रिटिश के अंदर, जिसकी स्पीचेस बड़ी फेमस हुई थी, उनकी कलेक्शन भी पब्लिश हुई थी और प्रोज में उनका बड़ा नाम है। सर पता नहीं अब वो एग्जैक्ट मुझे पता तो नहीं, लेकिन उसको आपने सिर्फ से सर अल्फ्रेड द ग्रेट नहीं, चलिए अभी किसी को याद आ जाए तो बता दीजिएगा। वो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर भी अपना वो सर बर्क, आई थिंक। हाँ जी, बर्क, बर्क को याद रखे, बस बिजली से बर्क को, जो बिजली वाली तकरीरें करता था ऐसे बर्क स्टाइल में। तो एडमंड बर्क की जो स्पीचेस हैं वो आपको याद आ रही होंगी, उन्होंने उस वक्त बिल्कुल इसी यही टाइम है जब वहां पे स्पीचेस कर रहा था कि टैक्स जो है वो अमेरिकन कानूनी स्पेशल टैक्स लगाएंगे, और इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं थी। तो यहाँ के लोगों ने, ये भी थे यूरोपियन ही लेकिन एज ए एक वाइट कॉलोनी बन चुकी थी, तो उन्होंने एक रेजिस्टेंस स्टार्ट की कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि या तो हमें पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जाए, हमें पार्ट माना जाए बाकायदा से अंपायर का, ब्रिटिश का, और नहीं तो हम टैक्स नहीं पे करेंगे। ठीक है, हम किस बात का टैक्स दें? तो 1976 the Philadelphia, the Second Continental Congress declared the independence of the colonies of the United States। 1776 के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से ये 13 कॉलोनीज थी, इन्होंने कहा जी हमने कोई टैक्स नहीं देना, और इन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी है उसको शिकस्त दे दी जो वहाँ डिप्लॉय हुई थी। ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था और अल्टीमेटली इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स मतलब के तौर पे एक मर्ज हुई, लेड बाय द जनरल जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन इसको लीड कर रहे थे, जिनके नाम पे सिटी भी है वाशिंगटन डीसी। इट वन द रेवोल्यूशनरी वॉर, ठीक है, अल्टीमेटली ये जीत गए। द पीस ट्रीटी ऑफ 1783 एस्टैब्लिश्ड द बॉर्डर्स ऑफ द न्यू नेशन, और अल्टीमेटली फिर इनकी पीस ट्रीटी साइन हो गया ब्रिटिश एम्पायर और इनके दरमियान, और ये एक न्यू नेशन के तौर पे मर्ज होते हैं एज ए यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए अभी भी ये 4 जुलाई को जो है वो मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, जब ये इन्होंने इंडिपेंडेंस अनाउंस की थी 1776 को। So the Articles of the Confederation established a central government, but it was ineffectual at providing stability and could not collect taxes, had no executive officer. The convention wrote a new constitution that was adopted in 1789. इनका जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 में उसको बाकायदा से अडॉप्ट किया गया, and the Bill of Rights was added in 1791 to the guarantee inalienable rights। बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका बिल ऑफ राइट्स जो है। With Washington as the first president and Alexander Hamilton as chief advisor, a strong central government was created, and purchase of the Louisiana territory from the France in 1803 doubled the size of the United States। और बाद में जो टेरिटरी फ्रांस के कब्जे में थी वो भी उन्होंने बाद में सील कर दी थी। इवन जो नॉर्थ में अलास्का है, आपको पता है, ये रशिया ने बेच दिया था अमेरिका को। तो अमेरिका ग्रेजुअली वो 13 कॉलोनी से बढ़ता बढ़ता आज जो है ना 50 शायद 1 है कि 52 इनकी स्टेट्स है, और कलेक्टिवली ये सारी स्टेट्स अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के नाम के तौर पे मर्ज होते हैं। तो एक छोटा सा ही हमारा ब्रीफ, हमने हिस्ट्री में नहीं जाना, हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका है कौन आखिर, ये कैसे वजूद में आया, और ये जो है अमेरिका, ये वो अमेरिकन नहीं है, याद रखना आपने, ये नेटिव अमेरिकन नहीं है जो बहुत पहले तारीख में किसी लम्हे में यहाँ पे आए थे। वो नेटिव अमेरिकन जो है उनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है या नेटिव अमेरिकन जो है वो तो ऑलमोस्ट आप एलिमिनेट हो चुके हैं, वो इन्होंने उसका जीनोसाइड कर दिया एक लिहाज से, शायद ही उनके कुछ लोग बाकी हों जो मॉडर्नाइज हो चुके हैं। तो so American literature is a literature predominantly written or produced in English in the United States of America and its preceding colonies। जितनी ये कॉलोनीज हैं इनके अंदर मोस्टली ये सारे यूरोप से आए हुए थे। यहाँ याद रखने इटालियन बोलने वाले भी थे, स्पेनिश बड़ी लैंग्वेज है इस वक्त भी,
अमेरिका के अंदर जो है ना वो इटालियन भी बोली जाती है, स्पेनिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पे है बड़ी जो जबान। तो इस तरह यूरोप की और इलाकों से भी लोग आए हुए थे और माइग्रेट होकर वहाँ रहा करते थे, लेकिन डोमिनेट जो लैंग्वेज है नव अमेरिका की वो इंग्लिश थी, क्योंकि ज्यादा ये ब्रिटेन के लोग हैं सारे, एंग्लो सैक्सन रेस है सर। Before the founding of the United States, the 13 colonies on the eastern coast of the present day United States were heavily influenced by the British literature. तो शुरू में ज़ाहिर है वो ब्रिटेन से ही अलग हुए थे, उन्हीं की नस्ल थे, तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा करते थे, उसी से मुतासिर हुआ करते थे। The American literary tradition thus is a part of the broader tradition of the English language literature. A small amount of the literature exists in other immigrant languages. थोड़ा बहुत आपको वो लिटरेचर मिल जाता है स्मॉल अमाउंट के अंदर, जो दूसरी इमिग्रेंट लैंग्वेजेस हैं, खास तौर पे जो है वो स्पेनिश लिटरेचर है, और उसके अलावा इटालियन लिटरेचर है, लैटिन तो ज़ाहिर नहीं होगा, इटालियन लिटरेचर। फर्दरमोर a rich tradition of the oral storytelling exists amongst Native American tribes. जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब शुरू में थे, उनके अंदर जो पहले लिटरेचर हुआ करता था, अब तो वो ज़्यादा ट्राइब में नहीं रहते होंगे, और या तो मॉडर्नाइज हो गए या फिर बिल्कुल एलिमिनेट हो चुके हैं, तो उनके कल्चर का खात्मा कर दिया गया। वाइट ने, ये जो वाइट मैन है इसने ये बर्डन उठाया, जैसे हम वाइट मैन बर्डन भी कहते हैं, हमारी तरफ से तो वो एक जुल्म का ही निज़ाम था कि उन्होंने बिल्कुल खात्मा कर दिया जो है अमेरिकन नेटिव कल्चर था, उसको ये खा गए। लेकिन उनका जो उनके यहाँ जो स्टोरीज थी वो ज़्यादा ओरल स्टोरीज हुआ करती थी। सो अमेरिकन रेवोल्यूशन पीरियड 1775 से 83 तक ये एक रेवोल्यूशनरी पीरियड है, इज नोटेबल फॉर पॉलिटिकल राइटिंग्स। इसके अंदर जो राइटिंग मेजर की गई इन कॉलोनीज की तरफ से, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी पीरियड यूं था कि बिल्कुल पहले तो जो है वो रिवॉल्ट किया गया, रेजिस्ट किया गया ब्रिटिश एम्पायर से, फिर अलग हुए, और अलग होने के बाद फिर एक नई कंट्री की बुनियादें रखी जा रही थी। इस दौरान जो लिटरेचर है वो ज्यादा आपको पता है पॉलिटिकली ही होगा। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, थॉमस पेन एंड थॉमस जेफरसन, ये बड़े इनके नाम हैं जो आप कह लें कि अमेरिका के आर्किटेक्ट्स हैं, बुनियाद रखने वाले लोग हैं। एंड अर्ली नॉवेलिस्ट विलियम हिल ब्राउन्स द पावर ऑफ सिंपैथी, पब्लिश इन 1791। ये बहुत अर्ली नॉवेल्स में आता है और एक पॉलिटिकल है, एक वर्क है, द पावर ऑफ सिंपैथी। उसके अलावा नथानियल हॉथॉर्न्स 1850 के अंदर, ये भी अर्ली वर्क्स में मेजर जो वर्क आता है वो हमारे पास में है, वो स्कारलेट लेटर। ये लेकिन आपने शायद पढ़ रखा होगा। इज एन अर्ली अमेरिकन क्लासिक नॉवल एंड हॉथॉर्न इन्फ्लुएंस्ड हर्मन मेलविल, ऑथर ऑफ द मॉबी डिक। उनको भी इन्होंने मुतासर किया, जिनका बड़ा वर्ल्ड फेमस नॉवल है मॉबी डिक, चलिए इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, 1851 के अंदर आता है, और ये हॉथॉर्न से मुतासर थे हर्मन मेलविल। जो मेजर अमेरिकन पोइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी इंक्लूडिंग वाल्ट विटमैन, बड़े अर्ली पोइट्स में आते हैं, जैसे कि नथानियल हॉथॉर्न जो है वो क्लासिकल एक राइटर इनके समझे जाते हैं, क्योंकि अमेरिका जब इंडिपेंडेंस होती है, आपको पता है उसी टाइम पे बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन भी उसी टाइम पे आता है, यानी साथ साथ है कुछ सालों के फर्क से, और रोमांटिक मूवमेंट जो है वो इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर आपको पता है वो नजर आती है। तो अमेरिका की जो लिटरेचर की इब्तिदा है वो रोमांटिक ईरा से ही होती है, रोमांटिक ईरा से पीछे इनका कोई पास नहीं है, ये रोमांटिक ईरा से ऑनवर्ड जो है फिर दुनिया के साथ चलते हैं। तो इनके वाल्ट विटमैन, ये आपका को तो याद होगा, हमने पढ़ा था इनको थोड़ा सा। एंड एमिली डिकन्सन, एडगर एलन पो। डिकन्सन जो है वो एक अच्छी पोइटस है, वाल्ट विटमैन इनके क्लासिकल पोइट समझे जाते हैं, रोमांटिक ईरा के अंदर उन्होंने भी लिखा। एडगर एलन पो जो है शॉर्ट स्टोरी के मास्टर समझे जाते हैं, was another significant writer who greatly influenced later authors. Mark Twain was the first major American writer to be born away from the East Coast. इसलिए मार्क ट्वेन एक बड़ा नाम है इनका। हेनरी जेम्स, जिनको हमने ब्रिटिश लिटरेचर में भी टच किया है, आपको पता है, और उसकी कुछ वजूहात थी, वो यहाँ भी थोड़ी टच होंगे। हेनरी जेम्स अचीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन विद नॉवेल्स लाइक द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट किसने लिखा है? जिनसे ये टाइटल जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस के वर्क है। तो नेटिव अमेरिकन लिटरेचर अगर साथ आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ जब हम नेटिव अमेरिकन कहेंगे इसका मतलब होता है ये वाइट अमेरिकन नहीं है,
जिन्होंने जाके जो है वो एलिमिनेट कर दिया था जो प्रीवियस कल्चर था। तो उनका लिटरेचर जो है ना वो ओरल लिटरेचर था, और कुछ बाद में कुछ पब्लिश हुआ है जो मॉडर्नाइज नेटिव, जब मॉडर्नाइज हो गए और पब्लिशिंग इंडस्ट्री को उन्होंने समझा और इंग्लिश लैंग्वेज को भी जाना, और फिर ज़ाहिर उनके कुछ काम को ट्रांसलेट किया गया होगा। तो पहले तो ओरल लिटरेचर था। Oral literature exists among the various Native American tribes prior to the arrival of the European colonists. The traditional territories of the some tribes traverse national boundaries, and such literature is not homogeneous, but reflects the different cultures of those peoples. ये peoples इस वजह से थे क्योंकि वो different tribes में बटे हुए थे और छोटे छोटे इलाकों में रहते थे, अलग अलग रहते थे, और उनके अंदर एक अलग कल्चरल डाइवर्सिटी भी पाई जाती थी, और लिटरेचर ज़्यादा, वो कहानियां होती थी, उनके अंदर स्टोरीज भी थी, पोइम्स भी, उनके शायर भी होते थे, लेकिन वो लिखा नहीं करते थे चीजों। एक ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था। पब्लिश्ड बुक्स भी हुई हैं। द लाइफ एंड द एडवेंचर ऑफ द जैक्विन मैरियटा बाय जॉन रोलिन रिच वाज द फर्स्ट नॉवल बाय द नेटिव अमेरिकन, एंड ये कुछ वर्ड है जो उनकी जबान में होगा यकीनन, क्वीन ऑफ द वुड्स जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, ये भी उनका एक वर्क है, बाय साइमन पैकोगन इनका नाम है। वाज द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन नॉवल डिवोटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। ये जो पार्टिकुलर ये इंडियन है, जिनको नाम इंडियन इन्होंने दिया, वो खुद को जो जाहिर नहीं कहते थे, तो ये रेड इंडियन का जो नॉवल है, जो नेटिव अमेरिकन है बेसिकली, ये उनके कुछ राइटर जो बाद में ब्रिटिश जो कल्चर है उसके साथ जब वो हम आंग हो गए तो उन्हें आइडिया हुआ, और उन्होंने कुछ अपनी जो है लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको नॉवल की फॉर्म में शेयर भी किया। A significant event in the development of the Native American literature in English came with the awarding of the Pulitzer Prize in 1696 to N. Scott nominated Keogh's tribe for his novel House Made of Dawn. तो पुलिट्जर प्राइज भी मिला एक, उनमें से एक राइटर है क्योवा ट्राइब के स्कॉट मैडवे मोहम्मद, सॉरी मोहम्मद, हाउस मेड ऑफ डॉन। तो इनके नाम थोड़े से हमारे डिफरेंट लगते हैं, तो इंग्लिश नेम हम प्रोनाउंस करते रहते हैं। तो इनमें से कुछ लोग हम देखते हैं नेटिव जो अमेरिकन है, उन्होंने अपनी कुछ बुक्स पब्लिश भी करवाई। ये सिर्फ हमारे जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, शायद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में तो इतनी ज्यादा डेप्थ में वो नहीं पूछेंगे आपसे। उसके बाद कॉलोनियल टाइम आता है, कॉलोनियल लिटरेचर का, जब ये जो कॉलोनीज थी, ब्रिटिश कॉलोनीज का ये कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर का, जब ये पार्ट था। The 13 colonies have often been regarded as the center of the early American literature. Political events, however, would eventually make English the lingua franca as well as the literary language of the choice for the colonies at large. Since events included the English capture of the Dutch colony of the New Amsterdam in 1664, with the English renaming it New York. तो आपको पता है न्यूयॉर्क जो था ना, ये न्यू एम्स्टरडैम था इसका पुराना नाम, और ये असल में डच कॉलोनी थी। तो डच एम्पायर भी दुनिया में आपको पता है कि नाम बना चुकी थी, तो उनको बिलाकर इंग्लिश ने उनसे ये कॉलोनी जो है वो ले ली, कैप्चर कर ली, छीन ली, उनको शिकस्त दी, और न्यू एम्स्टरडैम का नाम जो है वो बाद में न्यूयॉर्क रखा। And changing the administration language from Dutch to English, Captain John Smith could be considered the first American author with his works, the true relation of such occurrences and accidents of not as had happened in Virginia. ये उनका जो वर्क है एक हिस्टोरिकल वर्क है, and the general history of the Virginia, New England and the Summer Isles 16th कैप्टन जॉन स्मिथ जो कि आर्मी पर्सन थे, एक जनरल की तरह थे, उन्होंने ये ना सिर्फ ये कॉन्कर किया एरियाज को, बल्कि उन्होंने जो है वो तारीख की किताबें भी दो लिखी, जिनमें अपने एडवेंचर्स और हिस्ट्री को सम किया यहाँ के ऊपर। सो अर्ली जो प्रोज राइटिंग थी उसका क्या टॉपिक्स है, तो रिलीजियस डिस्प्यूट्स दैट प्रॉम्प्टेड सेटलमेंट इन द अमेरिका वाज प्रॉम्प्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द अर्ली अमेरिकन लिटरेचर। अर्ली अमेरिकन लिटरेचर जो है वो ज्यादातर उसमें हमें जो टॉपिक मिलते हैं वो या तो कल्चरल प्रॉब्लम्स मिलेंगे या फिर रिलीजियस टॉपिक्स मिलेंगे, क्योंकि न्यू कॉलोनीज एस्टैब्लिश हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर ज़ाहिर उस तरह से नहीं था। A journal written by the John Winthrop, The History of the New England, discussed the religious foundation of the Massachusetts Bay Colony. This work outlined the ideal society that he and the other separatists would build in an attempt to realize a Puritan utopia. और अर्ली टाइम पे कई ऐसे लोग आए थे
जिनको जो है खासतौर पे जो प्योरिटनिज्म याद रखते थे, और इंग्लैंड में जब उनको ये जगह नहीं मिली तो वो लोग माइग्रेट करके अमेरिका आते हैं और सोचते हैं कि प्योरिटन जो है यूटोपिया जो है वो कायम करेंगे। और इसके ऊपर स्कारलेट लेटर एक इम्पोर्टेंट नॉवल है जो इसी रिलीजियस जो है वो गवर्नमेंट्स के बारे में है। Other late writings describe the conflict and the interaction with the Indians, seen as in the writing by the Daniel Gukin, Alexander Whitaker, John Masson, Benjamin Church, and Daniel J. Tan. और यानी जितने भी राइटर हैं इनमें आप टॉपिक्स देख रहे हैं, या तो इनके रिलीजियस इश्यूज हैं कि किस हिसाब से एक यूटोपियन जो है एक लैंड कंस्ट्रक्ट की जाए और वहाँ क्या क्या हमें मसाइल पेश आ रहे हैं। इवन नथानिया नथान का जो स्कॉलर लेटर है वो भी कुछ इसी किस्म के मसाइल को डिस्कस करता है। और या फिर इनके कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं नेटिव ट्राइब्स के साथ। As the colonies moved towards independence from Britain, an important discussion of the American culture and identity came from the French immigrant J. Hector St. John, whose letters from American farmer addresses the question, what is an American? तो जब इंडिपेंडेंस आ जाती है, इंडिपेंडेंस से पहले आप देख रहे हैं कि थीम जो है वो रिलीजियस है, यहाँ पर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है एक न्यू कॉलोनीज के अंदर। उसके इंडिपेंडेंस के बाद इनके पास क्या क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर हम कौन है। जैसे बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम है हमारा भी, हम भी जब इंडिया से सेपरेट होते हैं तो हमारे साथ एक मसला आ जाता है, वो है आइडेंटिटी का, फिर हम कौन है, क्योंकि वो तो इंडियन है, उनका तो एक कल्चर है, वो अपना एक पास्ट को क्लेम करते हैं, फिर हम कौन है। ये एक सवाल बिल्कुल अमेरिकन के सामने भी आ जाता है, क्योंकि अमेरिकन खुद को अंग्रेज तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि इंग्लिश कल्चर तो और है, आज तो उसी के पार्ट थे, उसी से सेपरेटिस्ट हुए थे। लेकिन उन्होंने सवाल उठाए कि व्हाट इज एन अमेरिकन, अमेरिकन होना क्या है, अमेरिका क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। और ये वाले थीम भी स्टार्ट हुए, इस पर भी बात करना शुरू की। उसके बाद रेवोल्यूशनरी पीरियड आता है, लेकिन इस तक जाएंगे हम एक ब्रेक के बाद, जो ये लेस देन 1 मिनट आ रहा है, तो हम इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं।